नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कन्हैया बीएसएनएल जेई इस वीडियो के थ्रू आपको बीएसएनएल में होने वाले पे रिवीजन में उठ रही विभिन्न सवालों के बारे में अ, बताऊंगा कि 0% फिटमेंट, 5% फिटमेंट, 10% फिटमेंट और 15% फिटमेंट से मिलने से किसे क्या और कितना बेनिफिट होगा और किसे कितना नुकसान होगा अगर 0% बेनिफिट दिया जाएगा तो। उससे पहले मैं आपको एफसीआई के सक्सेस हिस्ट्री से शुरुआत करना चाहूँगा। एफसीआई ये फोटो एफसीआई के एम्प्लॉइज का है, जिसमें यंग और ओल्ड एम्प्लॉइज मिलकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्केल डिसाइड किए हैं, जो कि बीएसएनएल डे के दिन अप्रूव हो गया था। और इन्होंने बहुत ही बड़ा प्यारा स्लोगन लगा रखा है, सभी समस्याओं का तोड़, यूथ और एक्सपीरियंस का जोड़। इनमें से ये हैं इनके रिकॉग्नाइज यूनियन के नेता दुग्गल साहब। ये उनके युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और अपने बेहतरीन पे स्केल दिलाने में जो इन्होंने काम किया है उसके लिए इनका अच्छा खासा लोकप्रियता इनके ऑर्गेनाइजेशन में है। इन्होंने ऐसा क्या किया इसके बारे में हम समझते हैं, क्योंकि ये समझना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ये इनका एक लास्ट लेटर है जो इन्होंने यूनियन को, मैनेजमेंट को, अपने एफसीआई के मैनेजमेंट को दिया था और जिसे उन्होंने अप्रूव करवाया। ये जेएस दुग्गल साहब है। ये इनका यूनियन का नाम है भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ। इस ये 9th राउंड कॉन्फ्रेंस इनका चला था वेज नेगोशिएशन का। 18 दिसंबर 2018 को ये इन्होंने लास्ट प्रपोजल फाइनल किया था। इस प्रपोजल के अंतर्गत डिफरेंट स्केल्स हैं नॉन एग्जीक्यूटिव्स के, जिसका कि मैनेजमेंट ने स्केल ये डिसाइड करके अप्रूव किया। मैं आपको आगे अप्रूवल लेटर भी दिखाऊंगा। इसमें देख सकते हैं आप S8 कैटेगरी में 13,300 बेसिक को इन्होंने 36,000 फिक्स करवाया और मैनेजमेंट ने इसे एक्सेप्ट भी किया। और 36,000 फिक्स कराने के कारण फिटमेंट फैक्टर 2.71 हुआ। जबकि कुछ अदर स्केल्स भी हैं जो कि लो हैं, 9900 एंड 9300। यहाँ की ज्यादा ही फिटमेंट फैक्टर मिला है। 9300 में इन्होंने 3.01 फिटमेंट फैक्टर के दिलाकर 28,000 स्केल डिसाइड करवाया है, जो कि काफी अच्छा बेहतरीन स्केल है एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये इन्होंने कैसे, यह पीडीएफ एफसीआई का है जो कि फाइनल हो गया था सर्कुलर कि एफसीआई के स्केल क्या होगा 11 अक्टूबर 2019 को। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं बहुत सारे रूल और रेगुलेशन लिखे हुए हैं। हमें आप उसके थ्रू जा सकते हैं, बट हम आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि क्या इनका सेकंड पीआरसी के अकॉर्डिंग स्केल था और क्या इनका थर्ड पीआरसी के अकॉर्डिंग स्केल डिसाइड किया गया। इनका थर्ड पे के अकॉर्डिंग 13,300 को 36,000 कंफर्म किया गया और सारा रूल और रेगुलेशन को बीपी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो किया गया। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि 15% फिटमेंट के बावजूद भी स्केल नहीं जा पाता है 36,000 को, लेकिन फिर भी 36,000 स्केल कैसे डिसाइड। 1 जनवरी 2017 को बेसिक पे अगर 13,300 रुपए है और 119% आईडीए है तो आईडीए फैक्टर बनेगा 15,894। तो टोटल बेसिक बनता है 29,194। अगर मान लेते हो कि आपके डिपार्टमेंट को 15% फिटमेंट दिया जाएगा तो आपका बेसिक होगा 33,573। तो आप ये देख सकते हो कि 15% फिटमेंट देने के बावजूद भी बेसिक पे 33,000 ही होता है, जबकि अप्रूव्ड बेसिक पे 36,000 है। अब आप अप्रूव्ड बेसिक पे में सेकंड पीआरसी का बेसिक पे को डिवाइड करोगे तो आपको फिटमेंट फैक्टर 2.71 दिखेगा। ये कि बहुत ही अट्रैक्टिव फिटमेंट फैक्टर है जो ज्यादातर पीएसयूज में मिला है।
यहाँ से ये साफ होता है कि फिटमेंट फैक्टर का बेसिक पे से डायरेक्टली रिलेशन है, जबकि फिटमेंट से कोई रिलेशन नहीं। इनिशियल बेसिक का कोई भी स्केल के लिए स्टार्टिंग बेसिक पे का फिटमेंट फैक्टर से ज्यादा रिलेशन है, ना कि फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जो है वो वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए, जो ऑलरेडी वर्किंग है, जो 3 साल 4 साल से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए है कि उन्हें फिटमेंट फैक्टर के थ्रू एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है। अगर फिटमेंट नहीं मिलता है तो वो उनका लॉस है कि उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट, डिपार्टमेंट में पुराना होने का बेनिफिट उन्हें नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे 2.71 फैक्टर डीपी की गाइडलाइन के अंदर है। ये लेटर डीपी की गाइडलाइन का है, जिसमें कि सारे रूल और रेगुलेशन दिया हुआ है पीआरसी के रिगार्डिंग। और पीएसयू है जो प्रॉफिट मेकिंग है, तो उस पे अगर फाइनेंशियल बर्डन 20% से ज्यादा नहीं हो रहा है उसके प्रॉफिट में, तो उसको 15% फिटमेंट मिलेगा। अगर उसका फाइनेंशियल बर्डन प्रॉफिट का 20 से 30% के बीच लाई कर रहा है तो 10% फिटमेंट मिलेगा। और अगर 30 से 40% मिल रहा है, फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है पे रिविजन का, तो उसे 5% फिटमेंट मिलेगा। बीएसएनएल इन तीनों कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए हो सकता है बीएसएनएल को 0% फिटमेंट से ही संतोष करना पड़ जाए। अब मैं इसके बावजूद एक स्टैंडर्ड पे स्केल, जिससे कि कम से कम 10 साल पुराने एम्प्लॉयज को कोई नुकसान नहीं होगा, उसके मेथड्स को के बारे में डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 13,300 स्केल 36,000 पे कन्वर्ट कर दिया गया। डीपी की गाइडलाइन कहती है कि नॉन एग्जीक्यूटिव का स्केल एग्जीक्यूटिव के स्टार्टिंग स्केल से ज्यादा ना हो। तो अगर एग्जीक्यूटिव का स्केल किसी भी पीएसयू में पहले से फिक्स कर दिया गया है, इवन अगर है तो 40,000 होगा। अब अगर 40,000 इवन स्केल किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट के एग्जीक्यूटिव्स का 40,000 है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव का 40,000 के बिलो कोई भी स्केल डिसाइड किया जा सकता है, मिल सकता है। सिर्फ एक सिंगल यही गाइडलाइन है कि एग्जीक्यूटिव का स्केल नॉन एग्जीक्यूटिव के स्केल को क्रॉस ना करें। तो इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक मेथड है, उसके अकॉर्डिंग स्केल बेहतर स्केल डिसाइड किया जा सकता है, और वो मेथड बंचिंग पे के अकॉर्डिंग है। बंचिंग पे के अकॉर्डिंग आपको मतलब एक बेहतरीन स्केल विथ मिनिमम कंपनसेशन आपको दिया जा सकता है। और ये बंचिंग पे स्केल क्या है उसको हम समझेंगे। इसके अकॉर्डिंग कहता है कि अगर किसी पीएसयू को 10% या 5% ही फिटमेंट बेनिफिट मिलता है, तो उसको भी एक स्टैंडर्ड पे स्केल बनाने का हक है। और इसके लिए दो प्रोसीजर है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बंचिंग एट डिफरेंट ग्रेड्स ड्यू टू रिवाइज्ड बेसिक पे फॉलिंग शॉर्ट। हो सकता है कि 10%, 5% या 15% फिटमेंट देने के बाद भी जो एक स्टैंडर्ड स्केल है, उस स्केल को किसी स्केल के कैंडिडेट्स या एम्प्लॉइज को वो स्केल ना मिले। उस सिचुएशन पे उस एम्प्लॉय का स्केल नए एम्प्लॉय के स्केल से कम ना हो, उसको बचाने के लिए बंचिंग पे का प्रोविजन है। इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि रिवाइज्ड बेसिक पे ड्यू टू बंचिंग पे इन दिस केस कुड बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। इस दो मेथड में से जो भी हाई होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। पहला कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द प्री रिवाइज्ड बेसिक पे एंड द मिनिमम प्री रिवाइज्ड बेसिक पे स्केल को ऐड कर देंगे स्टार्टिंग पे ऑफ रिवाइज्ड पे स्केल। मतलब कि 2008 अगर कोई बंदा 2014 में ज्वाइन किया है और 2017 में उसका 3 इंक्रीमेंट लग चुका है, तो उसका
इंक्रीमेंट लगने के बाद जो स्केल है उसका और जो उसका बेसिक स्केल है 13,600 उसका दोनों का डिफरेंस जो भी फिक्स होगा स्केल नॉन एग्जीक्यूटिव जूनियर इंजीनियर का उस स्केल को डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो वो उसका मिनिमम स्टार्टिंग स्केल होगा 1/1/2017। या अगर किसी एम्प्लॉय को 5% या 10% फिटमेंट मिलता है और उसके बाद उसका स्केल क्रॉस कर जाता है उस पहले वाले क्लास को, तो उसको हायर दोनों में से जो भी स्केल हाई होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं आगे जो कैलकुलेशन समझाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको एक एक्सेल पे ले जाऊंगा जहाँ के आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। डीपी की गाइडलाइन में ये साफ साफ लिखा है कि E6 मान लो कि E6 में कोई एम्प्लॉय है जिसका बेसिक पे 36,600 है सेकंड पीआरसी के अकॉर्डिंग। 36,600 बेसिक, एक साल बाद 37,700, 2 साल बाद 38,840 और 3 साल बाद 40,010 रुपए हो गया है, क्योंकि 3% इंक्रीमेंट का फिक्स रूल है। तो और 120% एज्यूम किया गया है कि मतलब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि 119% था तो 120% कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया है। तो 120% अगर मैं इस बेसिक में मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है वैल्यू, और इस दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये वैल्यू आता है। अब इसमें 5% फिटमेंट बेनिफिट अगर दें तो इसका 5% मात्र 4,000 रुपया होगा, आप समझ सकते हैं। अब ये 4,000 जो फिटमेंट बेनिफिट है और ये जो बेसिक प्लस डीए की वैल्यू है उस दोनों को ऐड कर दें तो वैल्यू कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे ही जो 2 साल के जिनका 2 साल हो गया होगा उनका ऐसा बनेगा, जिनका 3 साल हो गया होगा E6 कैटेगरी में उनका ऐसा बनेगा, और जिन 4 साल हो गया होगा उनका ऐसा बनेगा। अब इसको अगर राउंड ऑफ कर दें तो इनका स्केल 84,550, 1 साल पुराने वालों को 87,090, 2 साल पुराने वाले को 89,730 और 3 साल पुराने वाले एम्प्लॉय का E6 कैटेगरी में 93,430 होगा। लेकिन डीपी ने जो गाइडलाइन दिया है उसके अकॉर्डिंग E6 की पहले से ही फिक्स कर दी सैलरी कि 90,000 बेसिक होना ही होना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये किया जाएगा कैलकुलेशन कि अगर एम्प्लॉय का बेसिक पे 36,000 था और वो उसी समय ज्वाइन किया है तो उसको तो कोई इंक्रीमेंट मिला नहीं, तो उसका जो होगा वो 0 होगा। और अगर कोई 1 साल बाद एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, 1 साल पहले ज्वाइन किया है तो उसको 3% इंक्रीमेंट मिल गया होगा, तो उसका बेसिक बन गया होगा 37,700। और उसका प्री रिवाइज्ड बेसिक पे E6 का शुरुआत में हमने डिस्कस किया है, स्टार्टिंग ही इसी से किया कि 36,600, तो उनका डिफरेंस अमाउंट 1,100। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका कि 2 साल हो चुका है तो 38,400 उनका बेसिक है, 38,840, और प्री रिवाइज्ड पे स्केल है 36,600 मिनिमम, तो 22,240 और ऐसे ही 3,410 रुपए हो रहा है। तो नेट डिफरेंस कितना होगा? जो भी नेट डिफरेंस हुआ वो जो स्केल स्टैंडर्ड स्केल डीपी ने तय कर दिया है उसमें उसको ऐड कर दिया। तो अगर किसी का 90,000 है तो 1 साल पुराने एम्प्लॉय का स्केल 91,000 बनेगा, 2 साल पुराने एम्प्लॉय का स्केल 92,000 बनेगा और 3 साल पुराने एम्प्लॉय का स्केल 93,000 बनेगा। इस बंचिंग इफेक्ट के लिए क्लैरिफिकेशन लेटर भी निकाला गया है। डिफरेंट पीएसयू ने मांग किया था कि कुछ संशय का मैटर हो गया था कि ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए है कि नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए बंचिंग पे का रूल, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन डीओटी ने उनके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज ने दिया है। उसके अकॉर्डिंग डीपी ने दिया है
उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ वेज रिवीजन, इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि डीपी जो गाइडलाइन था, रिवीजन गाइडलाइंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज ऑफ 1/1/2017 व्हिच इंटर एलिया हैज प्रोविजन ऑफ बंचिंग पे, उसमें बंचिंग पे का प्रोविजन है। हाउएवर इन केस ऑफ वर्कमेन unionized supervisors there is no such guidelines on bunching of pay. Such matter in these categories of employees are dealt as per the wage settlement between the trade union association and the management of the species concerned. मतलब कि bunching effect क्या डिसीजन यूनियन और करस्पॉन्डिंग मैनेजमेंट के ऊपर होगा। डीपी ने इसके लिए कोई भी स्पेशल नहीं बोला है, लेकिन हाँ सब कुछ तो हम एग्जीक्यूटिव से कंपेयर करते ही हैं। तो हम बंचिंग पे में इसने ये नहीं कहा कि नहीं मिलेगा, इसने कहा कि ये यूनियन और मैनेजमेंट के बीच की डिसीजन है, देना है, कैसे देना है, नहीं देना है। तो मतलब बंचिंग पे के लिए भी क्लैरिफिकेशन बाद में दे दिया गया था 2019 में दिसंबर। ये पिक्चर है, इसमें एफसीआई के एम्प्लॉइज का है, जो कि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने फ्रेंड्स को कि क्या इफेक्ट होगा बंचिंग का और विदाउट बंचिंग का। तो ये स्केल के बारे में डिस्कशन है इनका कि अगर कोई एम्प्लॉय जो 31/12/2016 से पहले ज्वाइन किया है और उनका स्केल क्या होगा, और जो एम्प्लॉय 31/12/2016 के बाद ज्वाइन किया है उनका स्केल क्या होगा। तो मेथड, फर्स्ट मेथड है कि बेसिक जो उनका 31/12/2016 पे होगा, उसमें जो भी उनका इंक्रीमेंट के थ्रू उनका जो बेसिक बना होगा उसमें 2.524 फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, और जो भी वैल्यू आएगा, अगर वो वैल्यू न्यू स्केल जो डिसाइड किया गया है 34,000 36,000 ऐसे, इससे अगर वो वैल्यू ज्यादा आता है तो उनको वही स्केल मिलेगा जो कि आया। लेकिन अगर उनका स्केल कम आता है तो उनको 36,000 स्केल से ज्यादा मिलेगा, बट कैसे, दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड है कि मिनिमम उसका स्केल अगर 36,000 फिक्स कर दिया गया है तो 31/12/2016 को जो उनका इंक्रीमेंट था, इंक्रीमेंट लग के जो स्केल था और जो जिस कैडर में वो वर्क कर रहे हैं उसका, दोनों का डिफरेंस उस स्केल में अगर हम ऐड कर दें तो उनका न्यू रिवाइज्ड पे स्केल करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय का होगा। यही मेथड्स वहाँ पे एफसीआई में फॉलो किया गया। एफसीआई ने हर डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी पे रिविजन हुआ। ये एक अनदर पोस्ट है जिसमें बंचिंग इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि अगर 15% प्लेसमेंट मिलने के बाद भी अगर किसी का स्केल लेस देन होता है प्रेजेंट इनिशियल स्केल से, रिवाइज स्केल से, तो उसका स्केल तो बेसिक पे जो जो डिसाइड किया गया है उसमें ऐड कर देंगे बंचिंग इफेक्ट वाला स्केल, तो उनका नया स्केल बन जाए। अब हम इस एक्सेल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कोई जेई है जिसका बेसिक 13,600 है, उसको क्या बेनिफिट हो, उसका क्या स्केल होगा आफ्टर पे रिविजन विथ 0% पेमेंट। एज्यूम करेंगे कि कोई जेई है जो 2016 से पहले ज्वाइन किया 15 में, जो 2015 में ज्वाइन किए होंगे उनको एक 3% इंक्रीमेंट मिला होगा। 2016 में पे रिविजन हुआ है तो उनको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, तो उनका बेसिक होगा 14,000। कोई बैच होंगे जो 2014 में ज्वाइन किए होंगे तो उनको 2 इंक्रीमेंट मिला होगा, इसलिए उनका बेसिक पे बनेगा 14,430। कोई एम्प्लॉय होंगे जो 2013 में ज्वाइन किए होंगे, उनको 3 इंक्रीमेंट मिलेगा और उनका बेसिक बनेगा 14,863।
3% इंक्रीमेंट लेके, ऐसे ही 100। अगर कोई है एम्प्लॉय जो 2006 में ज्वाइन किए हैं तो उनका इंक्रीमेंट लग के 18,310 रुपया 31/12/2016 को बेसिक बन रहा होगा। अब उस बेसिक में अगर हम 119% डीए मर्ज कर दें तो टोटल बनेगा 29,000 स्टार्टिंग, इनका 40,000 स्टार्टिंग ऑफ विदाउट फिटमेंट। अब इस स्केल को अगर हम राउंड ऑफ करके बात करें तो जेई का स्टैंडर्ड स्केल 29,860 होगा विदाउट एनी फिटमेंट, और 2006 में जो कोई जेई होंगे उनका स्केल होगा 40,200 विदाउट फिटमेंट। अब मैं बात करूंगा कि क्या ये सही है या इससे ज्यादा होने का और कोई तरीका है। बेसिक तो इससे ज्यादा होने का तरीका है। अगर कोई जेई है, अगर हमारा बेसिक 36,000 फिक्स कर दिया जाता है तो क्या होगा कि 36,000 ने हमारा मैनेजमेंट ने फिक्स कर दिया बेसिक एनी 9 कैटेगरी में। तो अब क्या होगा कि जो 2015 में आए होंगे उनको एक इंक्रीमेंट मिला होगा, और एक इंक्रीमेंट मिलने के कारण उनका बेसिक हो गया 14,010। तो 14,010 में अगर स्टार्टिंग ऑफ जेई बेसिक स्केल 13,600 को माइनस करते तो 410 रुपए, 410 रुपए उनका बेसिक पहले से ही ज्यादा है। तो क्या होगा कि ये 410 जो जो नया स्केल डिसाइड किया गया है उसमें इस 410 को ऐड कर देंगे तो ये बनता है 36,410। इससे क्या होगा कि दो जेई 2015 में आए हैं उनका स्केल बढ़ जाएगा, 30,000 के बजाय 36,000 हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई जेई 2012 में आए हैं तो उनका प्रेजेंट में स्केल चल रहा होगा 33,000, लेकिन और वो भी विदाउट फिटमेंट। लेकिन अगर जेई का स्केल ही 36,000 फिक्स कर दिया जाए तो 2012 में आए होंगे तो कुछ इंक्रीमेंट 3-4 सालों का मिल गया होगा, उस इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनका बेसिक पे ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा 1,710 रुपये। तो इस बेसिक पे को मिनिमम बेसिक पे में ऐड कर देंगे जो कि फिक्स होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इनका बेसिक 37,000 हो जाएगा। अब कोई जेई है जो 2006 के होंगे तो उनका बेसिक पे होगा 40,200, लेकिन अगर क्योंकि उनको 10 सालों का इंक्रीमेंट मिल गया होगा तो उनका बेसिक उनका ऑलरेडी 4,000 बेसिक ज्यादा होगा, 4,070। तो क्या होगा कि 4,070 को 36,000 में अगर हम ऐड कर देते हैं तो 40,710 रुपये बनता है उनका बेसिक। 40,710 और 40,200 विदाउट फिटमेंट में ज्यादा कौन है? 40,770। इसलिए इनको बंचिंग इफेक्ट का बेनिफिट मिलेगा 510 रुपए का। लेकिन इस इफेक्ट के कारण ज्यादा बेनिफिट नए एम्प्लॉइज जो कि 2017 में ज्वाइन करेंगे या उसके बाद जितने भी एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे उनको बेनिफिट ज्यादा होगा पुराने वाले के उसमें। लेकिन हाँ, पुराने वाले का बेसिक हमेशा नए वालों से ज्यादा ही होगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये फिटमेंट सॉरी ये बेसिक और ज्यादा डिसाइड करते हैं 37,500। अगर इस बेसिक को हम 37,500 रखेंगे तो आप देखोगे कि फिटमेंट ना मिले, 0% फिटमेंट मिले तो बेसिक फिक्स हो गया 40,200 ही है। 11 साल पुराने हैं डिपार्टमेंट में और उनका बेसिक 40,200 ही है। लेकिन अगर नया बेसिक एनी 9 का 37,500 फिक्स कर दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग इनका बेसिक 2,000 एक्स्ट्रा बनेगा, 42,200 रुपए, 2,000 एक्स्ट्रा। मतलब जितना ज्यादा बेसिक फिक्स होगा जेई का उतना बेनिफिट होगा व्हेन 0% फिटमेंट दिया जाए।
ठीक है। अगर यही स्केल हम 34,000 कर दें तो आप देखोगे कि इन पुराने अप टू 2008 बैच के जेई को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले वाले को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। इसलिए एनी 9 का स्केल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा स्केल सबके लिए होगा। अब मैं जेई का एनी 9 का स्केल 37,500 फाइनल करके बाकी का सारा कैलकुलेशन करूंगा। 37,500 अगर हमने जेई के बेसिक रखा तो आप देखोगे कि 2007 बैच के जो एम्प्लॉइज हैं जिनको आज तक एक भी पीआरसी बेनिफिट नहीं मिला है, उनको उनका स्केल कुछ इस तरह बनेगा 41,670। तो फिटमेंट 0% है तो उनका बेसिक था 39,000, लेकिन बंचिंग इफेक्ट के कारण ये स्केल इसमें ऐड हो जाएगा 37,500 में, तो 26,660 रुपए का बेनिफिट होगा 2007 बैच के जेईस को भी, इवन विदाउट 0% फिटमेंट। अब मैं इस वैल्यूज को 0% फिटमेंट के वैल्यूज को मैं 5% फिटमेंट की वैल्यूज से कंपेयर करूंगा। इस वैल्यूज को मैं 5% की वैल्यू से कंपेयर करूंगा। तो मैंने पीछे से 0% वैल्यूज को यहाँ पे ले आया है कॉपी करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर और एनी 9 का स्केल हमने 37,500 फिक्स कर दिया। बस हम आपको अब ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर 5% फिटमेंट मिलता है बीएसएनएल के एम्प्लॉयज को, तो 2007 बैच के जो एम्प्लॉयज हैं उनका स्केल होगा 40,960 के आसपास। 40,960 के आसपास 5% फिटमेंट के बाद होगा, लेकिन बंचिंग इफेक्ट के कारण अगर जेई का स्केल 37,500 ही फिक्स कर दिया जाए और बंचिंग इफेक्ट इसमें ऐड कर दिया जाए तो जेई का स्केल 41,670 बनेगा। मतलब 5% फिटमेंट के बेनिफिट का कोई रोल नहीं है जेई के स्केल को हाई बनाने में, क्योंकि बंचिंग इफेक्ट ऑलरेडी इसमें ऐड होके 37,500 में ऐड होके 41,670 हो गया है, जो कि 5% फिटमेंट के बाद के स्केल से भी ज्यादा ही है। और 0% फिटमेंट पे भी हमने देखा था कि स्केल 41,670 ही आया है। इसलिए 2007 बैच के लिए 0% फिटमेंट हो या 5% फिटमेंट हो, उनका स्केल बंचिंग इफेक्ट में ज्यादा बढ़ रहा है, ना कि फिटमेंट के अकॉर्डिंग। मैं 10% फिटमेंट की बात करूंगा। 10% फिटमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो 2007 बैच के जेईज है उनका स्केल 42,910 रुपए के आसपास बनेगा when 10% fitment will be given to BSNL. But बंचिंग इफेक्ट के कारण 5% और 10% का स्केल तो हमने भी कैलकुलेट किया कि सेम ही है, तो 42,910 रुपए अगर फिटमेंट मिलता है तो 2007 के बैच तक के जेईस को बेनिफिट होगा 10% का। 5% तक का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है 2007 बैच के जेई को। अब मैं 15% फिटमेंट की बात करूंगा। 15% फिटमेंट अगर दिया जाता है तो जेई का स्केल 44,860 होगा, जो कि एनी 9 के स्केल 37,500 को फिक्स करने के बाद जो बन रहा है 41,670 उससे ज्यादा है। इसलिए क्योंकि इनको 15% फिटमेंट का बेनिफिट मिल गया है 44,860, इसलिए यही इनका बेसिक होगा। लेकिन क्योंकि 15% फिटमेंट नहीं मिलेगा बीएसएन के एम्प्लॉइज को, इसलिए इन्हें नुकसान होगा 2007 बैच के जेईस को। और वो नुकसान कितना होगा तो अब हम ये समझेंगे। अभी तक हमने कैलकुलेट किया कि 2007 बैच के जेईस हैं और अगर उन्हें 10% फिटमेंट मिलता है तो उनका स्केल होता है 42,910,
और जबकि 15% फिटमेंट मिलता है तो उनका स्केल होता है 44,860। तो इनको 2,000 रुपए का नुकसान है स्केल में। और अगर वो 5% और 0% फिटमेंट मिल रहा हो लेकिन तो इनका स्केल 40,960 बन रहा है, जो कि ऑलरेडी ज्यादा है। इसमें इनका अगर 15% फिटमेंट से कंपेयर करें तो इनको 4190 रुपए का लॉस है, 4,000 रुपए का लॉस है। 2007 बैच के जेईज हैं उनको, अगर 15% फिटमेंट नहीं मिलता है तो। जबकि 15% फिटमेंट मिलेगा तो थोड़ा सा बेनिफिट 2011 तक के बैच वाले जेईज को हो जाएगा, क्योंकि उनका स्केल 39,810 बन रहा है, जबकि बंचिंग इफेक्ट के कारण स्केल मात्र 38,000 बन रहा है, 1,000 रुपए का उनको 15% फिटमेंट ना मिलने के कारण नुकसान होगा। लेकिन अगर 5% या 10% फिटमेंट की बात होगी तो अप टू 2011 बैच के जेईज को कोई नुकसान नहीं है, फिटमेंट मिले या ना मिले। उनका स्केल बंचिंग इफेक्ट के कारण 38,670 ऑलरेडी हाई होगा, क्योंकि हमने जेई का स्केल ही 37,500 फिक्स कर दिया है। अब 4,000 का जो नुकसान है 15% फिटमेंट ना मिलने के कारण 2007 बैच के जेईज को, वो नुकसान तो उनको कंपनी लॉस में है, इसके कारण सहना पड़ सकता है अगर फिटमेंट बेनिफिट 15% नहीं दिया जाएगा। और ये 4,000 का नुकसान छोटा मोटा नुकसान तो नहीं है, क्योंकि इस पे HRA और नए DA सारा मल्टीप्लाई होगा, तो एक और मतलब ये फैक्टर मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये नुकसान मल्टीप्लाई होता जाएगा 2007 बैच के जेईज को अगर उन्हें 15% फिटमेंट नहीं मिलता है। और ऐसा ही सिर्फ 2007 बैच के जेईज को ही नहीं, कोई भी एम्प्लॉइज जो 2007 या उससे बैच के हैं और उन्हें आज तक कोई पे रिवीजन नहीं मिला है, तो उनको या पुराने एम्प्लॉइज जो भी हैं जिनको सेकंड पीआरसी बेनिफिट मिला है लेकिन थर्ड पीआरसी में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है फिटमेंट का, तो उन्हें ये नुकसान होगा। लेकिन 2011 बैच तक के जेईज को कोई नुकसान नहीं होगा अगर NE9 स्केल ही 37,500 फिक्स कर दिया जाए तो। फिटमेंट 0 हो, 5 हो या 10 हो, बंचिंग इफेक्ट कारण इनका स्केल ऑलरेडी हाई होगा, तो इन्हें फिटमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा AUAB का प्रपोजल लेटर जो 2008 में दिया गया था मैनेजमेंट को, नॉन एग्जीक्यूटिव का स्केल डिसाइड करके, जब फर्स्ट टाइम हमारा नेगोशिएशन चल रहा था तब, जिसमें जनरल सेक्रेटरी पी अभिमन्यु एंड चंद्रेश्वर सिंह जी का है साइन किया हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि NE9 का स्केल 34,330 फिक्स किया गया है, जो कि कम है। किसी भी डिपार्टमेंट में जेई का स्केल ऐसा नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में जेई का स्केल 35,400 तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और PSUs में उससे ज्यादा ही है, कहीं पे 36,000 है, कहीं पे 37,000 है, कहीं पे 37,500 है। इवन की जेई जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं उनको लेवल 7 मिल रहा है, मतलब कहीं पे 44,900 उनका बेसिक है, तो कहीं पे उनको, यहाँ तक कि बिहार में तो 46,700 बेसिक है जेई का, और UPPCL मतलब उत्तर प्रदेश और हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई का स्केल 44,900 है। तो NE9 का स्केल 34,300 इन्होंने फिक्स किया है। और इसका नुकसान किसको? इसका नुकसान सारे नॉन एग्जीक्यूटिव को होगा, वो हम अब समझेंगे एक्सेल के थ्रू कैसे। अगर NE9 का स्केल ही कम फिक्स किया जाए तो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव को इसका नुकसान कैसे सहना पड़ेगा। AUAB ने जो प्रपोजल दिया है उसको मैंने यहाँ पे लाया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि NE9 का स्केल उन्होंने 34,330 रखा था। अगर मैं इसको ओल्ड बेसिक में डिवाइड कर दूं तो फिटमेंट फैक्टर 2.52
बनता है, फिटमेंट फैक्टर नहीं, सिर्फ इन्हें इसे फैक्टर बोला जाए। अगर 34,330 में 13,600 डिवाइड कर दिया जाए तो 2.52 फैक्टर बनता है, और यही 2.52 फैक्टर लगभग सारे नॉन एग्जीक्यूटिव्स को दिया गया और उनका स्केल ऐसा बनाया गया। ये स्केल एफसीआई के स्केल से कम है, जबकि अभी एयू बीएसएनएल के एम्प्लॉयज का स्केल एफसीआई के एम्प्लॉयज के स्केल से किसी भी कैटेगरी में, नॉन एग्जीक्यूटिव का स्केल किसी भी स्केल में एफसीआई के एम्प्लॉयज से ज्यादा स्केल है। लेकिन अगर ये स्केल हम अगर लेके चलेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज का, नॉन एग्जीक्यूटिव का स्केल एफसीआई के एम्प्लॉयज के स्केल से कम हो जाएगा। तो हमारा स्केल क्या होना चाहिए? एफसीआई में आपको मैं दिखा दूं, ये है एफसीआई का जो 8100 अगर कहीं पे स्केल है तो वो कन्वर्ट हुआ है 23,300 के, अगर कहीं पे 9900 है तो 30,000 के में कन्वर्ट हुआ है, 8300 है तो 24,000 में कन्वर्ट हुआ है, 8500 है तो 24,700 में कन्वर्ट हुआ है। आप यहाँ पे महसूस करोगे, लेटर में मैंने आपको दिखाया था कि फिटमेंट फैक्टर इनको 3 लगभग दिया गया है। इसलिए अगर हम अपने बेसिक में 3 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव का स्केल हाई हो जाएगा। 23,280, देखो 8150 रुपया है तो हमारा स्केल 24,000 बन रहा है, जबकि एयूएबी ने इस स्केल को 20,000 प्रपोज किया है जो कि एफसीआई से कम है। आप यहाँ देख सकते हो कि 8100 है तो 24,000 स्केल 3 फैक्टर के अकॉर्डिंग हो रहा है, और एफसीआई का स्केल 8100 के आसपास है तो उनका स्केल 23,000 है। 8100 है तो उनका स्केल 23,000 है। तो अगर हमारा स्केल 8100 है तो 20,000 तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 23 तो होना ही चाहिए, एफसीआई के एम्प्लॉय से तो ज्यादा होना ही चाहिए। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्केल 24,000 होता है, 24,450 रुपए, जो कि एफसीआई के एम्प्लॉय के 8100 एफसीआई का स्केल था, 8100 स्केल था जो 23,300 हुआ है। तो अगर हम एफसीआई का स्केल से ज्यादा स्केल हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव्स का है तो उनका स्केल हम उनसे ज्यादा होना चाहिए। 8150 है हमारा एफसीआई के स्केल, एफसीआई के एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में, तो हमें उनका हमारा स्केल एफसीआई के एम्प्लॉयज के स्केल से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए सारे मैंने नॉन एग्जीक्यूटिव्स को 3 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया है ताकि इनका एक स्टैंडर्ड स्केल, कॉम्पिटिटिव स्केल भी बने। और जेई का स्केल 13,600 है तो उसको हमने 2.76 मल्टीपल फैक्टर देके 37,500 बनाया है। और अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि 37,500 स्केल देने पे, और अगर 0% फिटमेंट की बात, 0% फिटमेंट मिलेगा तो 2007 बैच के जेईस को भी 2660 रुपए का बेनिफिट है। 0% फिटमेंट होने के बावजूद भी 2660 रुपए का बेनिफिट है बंचिंग इफेक्ट के कारण। अपर लिमिट जो एबी ने प्रपोज किया है वो उससे हम सहमत हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव्स का अपर लिमिट जो उनका कैलकुलेशन है वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोअर लिमिट में वो कंजूसी कर दिए हैं, उन्होंने 2.52 फैक्टर डिसाइड किया है, ये गलत है क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि फैक्टर 2.5 हो। फैक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में 2.62 दिया गया है और स्टेट पीएसयूज में, सॉरी सारे पीएसयूज में कहीं पे 3 और कहीं पे 2.7 और इससे कम कहीं पे स्केल नहीं दिया गया है, क्योंकि सिर्फ एक रूल है, नॉन एग्जीक्यूटिव का इनिशियल स्केल फिटमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जो 5%, 10%, 15% फिटमेंट की बात कर रहे हैं, इनिशियल स्केल फिटमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल स्केल डिपेंड करता है, सिर्फ एक रूल है डीपीई का कि एग्जीक्यूटिव के स्केल से नॉन एग्जीक्यूटिव का स्केल ज्यादा नहीं हो। तो एग्जीक्यूटिव का मिनिमम स्केल एनी वन में, सॉरी E1 कैटेगरी, E1 में 40,000 है तो 40,000 को हमें क्रॉस नहीं करना है। तो हमने इस फिटमेंट फैक्टर को इस प्रकार एडजस्ट किया है,
ये वाला फैक्टर भी AUAB का सही है कि इन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव के स्केल को क्रॉस नहीं, एग्जीक्यूटिव के स्केल को क्रॉस नहीं किया, 40,000 को क्रॉस नहीं किया। लेकिन हमारा स्केल इन्होंने 34,000 बना दिया, जिसके कारण कि इन सारे एम्प्लॉयज का स्केल कम बना। इसलिए हमारा स्केल जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा बेनिफिट हमसे सारे नीचे वाले नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ्स को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इट कैन बी एनी वैल्यू बिलो एग्जीक्यूटिव स्केल इन एनी सीक्वेंस फॉर एनी स्केल। किसी भी एनी स्केल में, किसी भी सीक्वेंस में स्केल बनाया जा सकता है, कोई भी वैल्यू स्केल दिया जा सकता है, बस सिर्फ वो स्केल की वैल्यू एग्जीक्यूटिव के इवन के स्केल से कम होना चाहिए। इसलिए हमने ये फैक्टर प्रपोज किया है जिसको कि AUAB को एक्सेप्ट करना चाहिए और यही फैक्टर को फाइनलाइज करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके। और इसका बेनिफिट सबको होगा। अगर ये स्केल डिसाइड होता है तो एक कॉम्पिटिटिव स्केल होगा हर डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में। साथ के साथ ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए है कि अगर इंक्रीमेंट का जो मेथड है कि 3% इंक्रीमेंट लगता जाता है, वो इंक्रीमेंट इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि स्केल ज्यादा है तो इंक्रीमेंट भी ज्यादा मिलेगा, चाहे वो एनी 1 कैटेगरी के एम्प्लॉयज हो या एनी 2 कैटेगरी के एम्प्लॉयज हो या एनी 5 कैटेगरी के एम्प्लॉयज हो या एनी 9 के हो या एनी 12 के हो। इसलिए मिनिमम स्केल एज मच हाई एज शुड बी, क्योंकि ये बस एग्जीक्यूटिव को क्रॉस नहीं होना चाहिए, यही सिर्फ रूल है। अब मैं बात करूंगा कि नॉन एग्जीक्यूटिव में जेई का स्केल 37,500 जो है वो ही क्यों होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड स्केल है, हर PSU में दिया जा रहा है। सबसे पहली बात कि स्केल के अलावे जो प्रॉफिट मेकिंग PSU है वहां पे अदर बेनिफिट्स भी हैं, पर्क्स हैं, बहुत सारे अलाउंसेस हैं, लेकिन BSNL में कोई भी इस तरह की चीजें नहीं मिल रही। तो स्केल हमारा कम तो नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से, क्योंकि स्केल के साथ साथ अदर कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट हो या बहुत सारे अलाउंसेस हैं दूसरे डिपार्टमेंट में जो दिया जा रहा है, जो प्रॉफिट मेकिंग PSUs हैं वहां पे, लेकिन हमें नहीं है। तो हमारा स्केल तो मिनिमम 37,500 हो ही, और इसका बेनिफिट तो सबको है, आप देख ही रहे हो सबका स्केल ज्यादा हो रहा है। साथ के साथ अब मैं कुछ और बातों की डिस्कस करूंगा कि क्यों जेई का स्केल ज्यादा हो। जूनियर इंजीनियर अब ऑल इंडिया कैडर से रिक्रूट होने लगा है, जिसमें कि ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जेईस की रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर उनको स्केल यहाँ पे कम मिलेगा तो वो हमेशा कंपनी को छोड़ देंगे या कंपनी ज्वाइन ही नहीं करेंगे जो मेरिटोरियस या ज्यादा इंटेलिजेंट कैंडिडेट होंगे। अगर हमारा स्केल कम रहता है 30,000, 32,000, 33,000, 34,000 तक ही अगर फाइनल कर दिया जाता है तो ज्यादा अच्छा कैंडिडेट BSNL ज्वाइन नहीं करेगा, वो कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा। इसलिए एनी 9 का स्केल ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, हम ऑर्गेनाइजेशन के बैकबोन है। ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह का जिम्मेदारी, हर तरह का बड़ा बड़ा काम जेई ने अपने कंधों पे उठा रखा है। जेई आज अकेला वर्किंग कैडर है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव में जो हर तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर रहा है एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको। अब मैं ये बोलूंगा कि जेई का स्केल ज्यादा, और मतलब मैं बहुत सारे पॉइंट्स की बात करूंगा कि जेई का स्केल ज्यादा क्यों होना चाहिए, जो कि जस्टिफाइड है। दूसरा रीजन है कि जो भी यहाँ पे जेईस वर्किंग है वो मन से काम नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा प्रेशर में है, उनका सैलरी बहुत ही कम है। यहाँ की क्लर्क लेवल के जॉब
जो कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, वहाँ पे क्लर्क का जॉब भी, क्लर्क को भी पैसा ज्यादा है हमारे से। मतलब हमने इतना पढ़ के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा स्केल कम है, इसलिए ज्यादातर जेई दूसरे एग्जाम की तैयारी करके स्विच कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारे जेई सीनियर साइंटिस्ट से लेके मैनेजर से लेके हर तरह के पोस्ट पे स्विच कर चुके हैं बहुत सारे। तो टैलेंट की कमी नहीं है नए आने वाले बच्चों में। तो इसलिए हमारा फ्यूल के जैसा है हमारे लिए। जितना ज्यादा ये हमें मिलेगा उतना ज्यादा काम हम करेंगे, उतना दूर तक हम काम करेंगे, उतना मेहनत से काम करेंगे और उसका 4 से 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट हम कंपनी को देंगे। इसलिए हमारे मोराल को हाई करने के लिए भी स्केल स्टैंडर्ड होना, स्केल कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। इतनी ज्यादा है कि इसको सस्टेन करने के लिए महंगाई में हमें एक बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए हमारा स्केल इतना जरूरी है, क्योंकि हमें अदर कोई अलाउंस तो है नहीं। तो बेसिक ही हमारा एक जरिया है जो हमें एक ठीक ठाक सैलरी देगा। बेसिक हमारा अगर कॉम्पिटिटिव होता है तो हमें रिस्पेक्ट भी होता है दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के थ्रू कि नहीं, क्योंकि हमें कहीं पे भी हमारा बेसिक पूछा जाता है कि व्हाट इज योर बेसिक। तो बेसिक अगर हम कम बताते हैं तो वो समझते हैं कि जेई तुम सिर्फ नाम के हो, बाकी हमारा कोई वैल्यू नहीं। अंत में मैं अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो बनाने में मुझे कई लोगों ने मोरल सपोर्ट और बाकी सपोर्ट दिया है, जिसमें कि सबसे पहले मैं एफसीआई के एम्प्लॉइज को थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया। और क्योंकि ये मैंने सारे चीजें जो मैं बताया हूँ आपको वो इलॉजिकल नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, विथ लॉजिक और विथ प्रॉपर प्रूफ बता रहा हूँ। तो सारे एफसीआई एम्प्लॉइज को थैंक यू। उसके बाद मैं अपने वीडियो एडिटिंग टीम को थैंक यू बोलूंगा, सुजीत मास्के फ्रॉम महाराष्ट्र और यस गोयल फ्रॉम राजस्थान। और मैं डिफरेंट लीडर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, जैसे सन्नाटा के अभी प्रेजेंट में जनरल सेक्रेटरी हैं सुरेश कुमार जी, और हरियाणा में पोस्टेड हैं, हरियाणा के एम्प्लॉय हैं दीपक शर्मा जी। इन्होंने भी हमें काफी मोरल सपोर्ट दिया है जेई को यूनाइट करे रखने में और जेई की कैडर को आगे बढ़ाने में। और हमारे साथी हैं यूपी से विंस कुमार, उनका भी काफी हमेशा से प्रोएक्टिव सपोर्ट रहा है जेई का एक स्टैंडर्ड स्केल हो। और यहाँ ही नहीं, यहाँ तक ही नहीं, मेरे साथ साउथ के कई बच्चे हैं, पूरा ऑल इंडिया हमें पर्सनल मैसेज और कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कह रहे हैं कि हम हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उन सारे जेई भाइयों को थैंक यू बोलूंगा जो हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं। थैंक यू। अंत में मैं अपने पुराने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप ये कैलकुलेशन अपने बच्चों के थ्रू भी देख सकते हो कि आपका स्केल 3 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से एक ज्यादा स्केल, अच्छा स्केल बन रहा है दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू। आप अपने बच्चों से भी कैलकुलेट करके समझ सकते हो ये चीजें। और अंत में मैं सारे पुराने नेताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमें स्टैंडर्ड स्केल दिलाने में सहयोग करें। साथ के साथ एक स्टैंडर्ड स्केल होने से डिपार्टमेंट की ग्लोरी बनी रहेगी, साथ के साथ आपका भी जितने भी आने वाले एम्प्लॉइज और वर्किंग एम्प्लॉइज और हैं वो आपको पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि आपने पीआरसी में एक अच्छा स्टैंडर्ड स्केल दिलाया है, ना कि कोई भी स्केल हमें पकड़ा दिया है। तो सारे एम्प्लॉइज आपका हमेशा शुक्रगुजार रहें
इसके लिए आपको हमें स्टैंडर्ड स्केल दिलाने में मदद करनी ही चाहिए। थैंक यू।